दुनिया के दो बड़े दुश्मन देश करीब आ रहे हैं, उनमें दोस्ती हो रही है। हम बात कर रहे हैं ईरान और सऊदी अरब की। 2016 में शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को सऊदी अरब ने फांसी दे दी थी। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध खराब हो गए थे। दोनों देश मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लंबे समय से प्रॉक्सी वॉर भी लड़ रहे थे। लेकिन साल 2023 में चीन ने दोनों देशों की दोस्ती करवाने की कोशिश की। इसके बाद से दोनों देश लगातार करीब आ रहे हैं। अब खबर आई है कि सऊदी अरब ने ईरान के हाजियों के लिए अपनी एयरलाइन फ्लाइनस फिर से शुरू कर दी है। ये एयरलाइन लगभग एक दशक से सस्पेंड थी और इस सस्पेंशन से पहले सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट से ईरानी नागरिक हज करने पहुंच रहे थे। ये फ्लाइट इतनी महंगी पड़ती थी कि आम नागरिक इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, पर अब उम्मीद जताई जा रही है कि फिर एक बार ईरान के आम लोग हज पर जाएंगे और ईरानी हाजियों की संख्या फिर से बढ़ेगी। जानकार इस फैसले को दोनों देशों के बीच बढ़ती नज़दीकियों के तौर पर देखते हैं। कहा जाता है कि दोनों देश अगर पक्के दोस्त बन गए तो बहुत हद तक मिडिल ईस्ट में शांति आ सकती है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते कैसे खराब हुए थे, दोनों देशों के रिश्ते अब कैसे ठीक हो रहे हैं, इन ठीक होते रिश्तों से वर्ल्ड ऑर्डर और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट कैसे बदलेगा, और समझेंगे कि क्या दोनों देशों के करीब आने से शिया और सुन्नी का जो विवाद है वो हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। आज सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ये नक्शा देखिए, ईरान और सऊदी अरब के बीच कोई ज़मीनी सीमा नहीं है। दोनों देशों के बीच पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, वहीं ईरान की राजधानी है तेहरान। सऊदी अरब एक सुन्नी बाहुल मुल्क है, वहीं ईरान एक शिया बाहुल मुल्क है। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है और एक सऊदी रियाल की जो कीमत है वो लगभग 23 रुपये है। वहीं ईरान की करेंसी का नाम है ईरानी रियाल। एक भारतीय रुपये में लगभग 500 ईरानी रियाल आ जाते हैं। ईरान की जो अर्थव्यवस्था है प्रतिबंधों के चलते कमज़ोर हुई है। अमेरिका ने लंबे समय से उस पर प्रतिबंध लगाए रखे हैं। इसके चलते वो दूसरे देशों से व्यापार नहीं कर पा रहा है और ना ही अपना तेल दुनिया को एक्सपोर्ट कर पा रहा है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टॉक चल रही है। ईरान ने इसमें प्रतिबंध को हटाने की मांग रखी है। बहरहाल अब अपने टॉपिक की तरफ वापस पहुँचते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो भी न्यूक्लियर टॉक चल रही है उसकी जो जानकारी वो आपको राजदूत में आगे हम देते रहेंगे। 24 अगस्त 1929 में ईरान और सऊदी अरब ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की और सबसे पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। 1929 में ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म हुए पूरे 7 साल बीत चुके थे। अब मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला कोई मुस्लिम मुल्क मौजूद नहीं था। ईरान और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित होने से पहले भी व्यापार होता था, लेकिन 1929 के बाद इसमें इजाफा ही हुआ। कई डील साइन हुई दोनों देशों के बीच, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 1944 में एक ऐसी घटना हो गई जिससे दोनों देशों के रिश्ते इतिहास में न सिर्फ पहली बार ख़राब हुए बल्कि टूट भी गए। दरअसल हुआ ये कि ईरान से आए अबू तालिब यज़दी नाम के एक शख्स ने काबे के पास उल्टी कर दी। आरोप लगे कि उसने ये जानबूझकर किया है, पर दूसरा पक्ष कहता है कि यज़दी की तबीयत ख़राब थी, हाई टेम्परेचर की वजह से उसने उल्टी कर दी थी और ये गलती से हुआ था। सच जो भी हो, पर सऊदी अरब की सरकार ने आनन फानन में फ़ैसला लिया और इसे एग्जीक्यूट कर दिया, यानी मौत की सज़ा दे दी। इससे न केवल सऊदी अरब में बल्कि ईरान की पूरी मुस्लिम दुनिया में मजम्मत हुई। ईरान और इराक ने तो अगले 4 साल तक एक भी हाजी सऊदी अरब नहीं भेजा। फिर 1946 में सऊदी अरब ने खुद ईरान से संपर्क किया और संबंध बहाल करने की बात की। 1948 में इसराइल का कयाम हुआ। अमेरिका ने अरब मुल्कों से वादा किया था कि वो बिना उनकी मर्जी के इसराइल नहीं बनने देंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। यूनाइटेड नेशंस में जब अमेरिका गया तो उसने इसराइल के लिए लॉबिंग की, दूसरे देशों से इसराइल को मान्यता देने के लिए दबाव बनाया। इसराइल बनने के बाद फ़िलिस्तीन की ज़मीन से फ़िलिस्तीनियों को निकाल दिया गया, हत्याएं हुई, उनके गांव के गांव उजाड़ दिए गए। इसके फ़ौरन बाद अरब मुल्कों ने मिलकर इसराइल पर हमला बोल दिया। इसमें सऊदी अरब ने सबसे विशेष भूमिका निभाई। जहां अरब और मुस्लिम मुल्क इसराइल का विरोध कर रहे थे, वहां ईरान इसराइल को मान्यता दे रहा था। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। ईरान में उस समय पहलवी वंश का राज चलता था। मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी ईरान के शासक हुआ करते थे। उन्हें अमेरिका
का पूरा समर्थन मिला हुआ था और वो अमेरिका को उस समय सस्ते दामों में तेल बेचते थे, जैसा अमेरिका बोलता वैसा वो करते। इसलिए ईरान ने इसराइल को मान्यता दे दी। इस वजह से ईरान और सऊदी अरब के संबंध दोबारा खराब हो गए। फिर किंग अब्दुल अजीज़ उस समय सऊदी अरब के जो राजा थे, उन्होंने फ़िलिस्तीन के मुद्दे को मुस्लिम उम्मा का एक मुद्दा बता दिया, लेकिन ईरान इससे अलग सोच रख रहा था, वही अमेरिका के समर्थन की वजह से। जानकार कहते हैं कि किंग अब्दुल अजीज़ कभी ईरान के साथ रिश्ता बहाल नहीं करते, लेकिन कुछ समय बाद किंग फैसल ने सऊदी अरब की गद्दी संभाल ली। 1966 में ईरान के शाह ने उन्हें ईरान आने की दावत दी। किंग फैसल पहली बार ईरान पहुंचे। फिर से एक बार दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर आने लगे। 1960 के दशक में ही ब्रिटेन और फ्रांस मिडिल ईस्ट से अपना प्रभाव कम करने लगे थे। 1968 में ब्रिटेन ने पर्शियन गल्फ छोड़कर जाने का फैसला किया। उस पर ईरान और सऊदी अरब का एक समझौता हुआ दोनों के बीच, और उन्होंने समझौते में कहा कि हम दोनों देश मिलकर इसका इस्तेमाल शांति के लिए करेंगे, इस इलाके की शांति के लिए करेंगे। किंग फैसल और शाह की दोस्ती मजबूत हुई। 1960 के दशक के अंत में शाह ने कई चिट्ठियां किंग फैसल को लिखी। चिट्ठी में शाह ने लिखा, भाई फैसल अपने देश को मॉडर्न करें, उसे दूसरे देश के लिए खोलें, स्कूलों में महिलाओं और पुरुषों को साथ पढ़ने की इजाज़त दें, महिलाओं को मिनी स्कर्ट पहनने भी दें, देश में डिस्को लगाएं। देश को मॉडर्न बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कब तक गद्दी पर बैठे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। किंग फैसल ने भी इन चिट्ठियों का जवाब दिया, लिखा, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि आप फ्रांस के राजा नहीं हैं, आप ईरान में हैं और वहाँ की 90% से ज़्यादा आबादी मुसलमान है, इस बात को भूलिए मत। ये किंग फैसल ने जवाब दिया। फिर आया साल 1979। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। अयातुल्ला खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने। ईरान की नई सरकार ने सऊदी अरब की सरकार के चरित्र पर सवाल उठाए, लेकिन फिर भी सऊदी अरब के तत्कालीन किंग खालिद ने खुमैनी को बधाई संदेश भेजा। कहा कि अब दोनों जगह इस्लामिक राज्य बन गया है, अब दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए कोई बाधा रह नहीं गई है। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इसराइल और अमेरिका को दुश्मन बताया। इसी के बाद 1981 से जितने भी हाजी सऊदी अरब हज करने जाते, वहाँ वो हर साल अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते, प्रदर्शन करते। ये एक तरह का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। लेकिन 1987 में ईरानी नागरिकों के प्रोटेस्ट को सऊदी अरब की जो पुलिस है उन्होंने कुचलने की कोशिश की। ईरानी प्रदर्शनकारियों और सऊदी अरब की पुलिस के बीच झड़प हुई। फिर उसके बाद भगदड़ मच गई, जिसमें लगभग 400 लोग मारे गए, आधे से ज़्यादा ईरानी थे। हालांकि दोनों देश अपने हिसाब से ये आंकड़े बताते हैं और नुकसान का आंकड़ा भी वो अपने अपने हिसाब से बताते हैं। फिर ईरान और इराक युद्ध के दौरान भी सऊदी अरब और ईरान के बीच ठनी रही। उस समय सऊदी अरब की सरकार सद्दाम हुसैन को मदद कर रही थी, साथ ही वो दूसरे खाड़ी देशों को भी ऐसा करने के लिए कह रही थी। इस वजह से ईरान ने सऊदी अरब को धमकी दी कि अगर सद्दाम की मदद बंद नहीं की तो हम नहीं सहेंगे इस बात को और आपके साथ बुरा होगा। फिर मई 1984 को ईरानी विमानों ने फारस की खाड़ी में सऊदी टैंकर को निशाना बना दिया। जून 1984 को 2 ईरानी F-4 विमानों ने सऊदी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और कथित तौर पर तेल टैंकरों पर बमबारी की। इसके बाद भी दोनों देशों में तनाव पैदा हुआ। फिर साल 1988 में सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस आई। ईरान के तत्कालीन जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने बता दिया इसे इस्लाम विरोधी और सलमान रुश्दी को सुना दी मौत की सज़ा। लेकिन सऊदी अरब सरकार ने इसका उलट किया, कहा कि जब तक सलमान को अदालत के सामने पेश नहीं किया जाता तब तक उन्हें मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, ये सही नहीं होगा। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के खराब संबंध से मुस्लिम दुनिया चिंतित थी, लेकिन ये मुद्दा साल 1997 में OIC की बैठक में उठा। दोनों देशों से दोस्ती की बात कही गई। इसी के बाद 1998 में ईरान की तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद खत्तामी सऊदी अरब पहुंचे। इस्लामिक क्रांति के बाद ये किसी सऊदी नेता का पहला ईरानी दौरा था। 2010 के दशक में यमन में लड़ाई तेज होने लगी। सऊदी अरब ने यमन की सरकार का समर्थन किया, वहीं ईरान ने हुती विद्रोहियों का समर्थन देना जारी रखा और ये समर्थन बढ़ा दिया। नवंबर 2010 में अमेरिका के कुछ डिप्लोमेटिक केबल लीक हुए। इसमें दावा किया गया कि किंग अब्दुल्ला ने अमेरिका से ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की गुजारिश की है। किंग अब्दुल्ला को लग रहा था कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो सऊदी अरब के लिए ये खतरे वाली बात होगी। कमोबेश यही बात सऊदी अरब के जो सभी नेता हैं वो बोलते आए हैं। मौजूदा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी हाल ही में कहा था कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाता है तो हमें भी एक परमाणु बम हासिल करना पड़ेगा। बहरहाल साल 2015 में यमन के एक हैकिंग ग्रुप ने सऊदी अरब के रक्षा, विदेश और गृह मंत्रालय की वेबसाइट्स हैक की। इसमें ईरानी शासन के खिलाफ अराजकता फैलाने का कथित
प्लान शामिल था। इसमें लिखा गया था कि कैसे विपक्षी नेताओं, ईरान के जो अखबार हैं और सोशल मीडिया का सहारा लेकर ईरान के शासन को पलटा जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स उस समय मशहूर हुए थे सऊदी लीक्स के नाम से, और बाद में उन्हें फिर विकीलीक्स ने अपनी वेबसाइट पर शाया भी किया था। फिर साल 2015 में हज के दौरान एक और भगदड़ हुई। इसमें भी ज़्यादातर ईरानी नागरिक मारे गए। इसके बाद ईरान ने सऊदी अरब में अपने हाजी भेजने बंद कर दिए। ये उसी वक्त की बात है जब सऊदी अरब ने ईरान के हाजियों के लिए अपनी एयरलाइन फ्लाइनस पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे अब बहाल कर दिया गया है और इसलिए हम ये सब बातचीत कर रहे हैं। 2016 में सऊदी अरब ने शेख निम्र को फांसी दे दी, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। उन पर सऊदी पुलिस के खिलाफ हथियार उठाने का आरोप था। उनकी फांसी की पूरी दुनिया में निंदा हुई। शेख निम्र एक शिया धर्मगुरु थे। वो सऊदी अरब में चुनाव का समर्थन करते थे, इसलिए सऊदी राजघराने के निशाने पर वो अक्सर रहा करते थे। उनकी फांसी के बाद तेहरान में प्रोटेस्ट हुए। सऊदी अरब के दूतावास पर तोड़फोड़ हुई। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। बातचीत एकदम बंद हो गई। लगा कि अब रिश्ते कभी नहीं सुधर पाएंगे, लेकिन साल 2023 में चीन ने एंट्री ली और दोनों देशों के बीच करवा दिया एक समझौता। इसी के बाद धीरे धीरे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टॉक शुरू होने से पहले सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने भी ईरान का दौरा किया था। ईरान ने भी सऊदी अरब को न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर साथ काम करने की पेशकश की है। अब जानकारों का रुख करते हैं। हमने जानकार से पहला सवाल पूछा, ईरान सऊदी अरब के रिश्ते बेहतर होने से मिडिल ईस्ट किस तरह बदलेगा? क्या जिस तरह के प्रॉक्सी वॉर दोनों देश लड़ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे? काफी हद तक ऑलरेडी कम हो गई हैं ये प्रॉक्सी वॉर्स, क्योंकि लड़ाई जो थी वो शिया सुन्नी की नहीं थी, वो ईरान और सऊदी दो नेशंस की थी। रिलीजन जो है वो अपने अंदर में पावर नहीं कंटेन करते इस तरह से, नेशंस कंटेन करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक आर्मी, एक पुलिस फोर्स, एक सीक्रेट सर्विस। तो जब ये इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने बताया, सऊदी अरब कम चाह रहा है, वो अपने इंटरनल डेवलपमेंट में फोकस करना चाह रहा है, इसीलिए वो नेतन्याहू का भी अब साथ नहीं दे रहा ईरान के खिलाफ। हालांकि पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वो खिलाफ था इस डील के, ओबामा के टाइम भी खिलाफ था JCPOA डील के, ईरान न्यूक्लियर डील के, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ले ले, तो फिर उनको खतरा लगता था ईरान से। पर अब वो चाहते हैं कि अब लड़ाई ना हो, तो ताकि वो अपने डेवलपमेंट में फोकस कर सकें, इसीलिए वो इसराइल का साथ भी नहीं दे रहा है सऊदी अरब। थोड़े बहुत विवाद हैं, जैसे यमन पे और सीरिया पे, पर वो भी कम होते गए हैं। अब सऊदी अरब ने यमन में घुसना छोड़ दिया। आप देख ही रहे हैं हुतीज का जो जंग हुई इसराइल और अमेरिका के साथ, उसमें सऊदी नहीं घुसा। इसी तरह से सीरिया में अब ईरान को पता चल गया कि उसका पतन हो गया है। वो कोशिश तो कर रहा है, पर उसको पता है कि ये छोटे मोटे ग्रुप से इतना होने नहीं वाला, और सऊदी अब हावी है वहां पे। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा लड़ाई है, ऐसा नहीं है। और तो मुझे लगता है कि हल्के हल्के और मामले भी सुलझ सकते हैं। कुछ ईरान के कोर मामले हैं, जैसे ईरान लेबनान में बहुत इंटरेस्टेड है, और सऊदी का भी इंटरेस्ट है, पर सऊदी का वहां पे कम इंटरेस्ट है लेबनान में, और ईरान का ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसमें हो सकता है सऊदी बैक सीट ले ले। ऐसे करके कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे अपने बीच में। इन दोनों देशों की दोस्ती से क्या शिया सुन्नी विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? पता नहीं हो सकता है कि नहीं, पर ये विवाद जो था वो पॉलिटिकल था ना। अब शिया सुन्नी का अगर इतना ही विवाद होता तो इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले भी होता, यानी कि जब शाह थे ईरान के तब भी होता, तब इतना नहीं था शिया सुन्नी का। सऊदी ईरान की राइवलरी थी, दो पावर्स थी, तो उनकी थोड़ी बहुत राइवलरी थी, पर दोनों एक ही कैंप में थी, अमेरिकन कैंप में थी, इसलिए कम थी राइवलरी। पर जब उनके कैंप भी अलग हो गए, यानी ईरान जो है वो एंटी यूएस हो गया, और शिया सुन्नी का मामला भी एक तरह से पॉलिटिकल था। शियाओं के थ्रू जहां जहां दुनिया में शिया हैं, ईरान अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहता था। जहां जहां वहाबी सुन्नी है, वहां पे सऊदी अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहता था। तो इट वाज अ पॉलिटिकल डिफरेंस, यू नो। तो ये दोनों पावर्स के बीच में, तो जब पॉलिटिकल डिफरेंसेस कम हो जाते हैं, तो फिर रिलीजन रिलीजन मेरी नजर में, और ज्यादातर पॉलिटिकल साइंटिस्ट की नजर में, रिलीजन जो है वो एक एक्सट्रेनियस फैक्टर है। इट इज नॉट अ इंट्रिंसिक फैक्टर, इट डजंट ड्राइव। वो हॉस्टिलिटी को आगे नहीं बढ़ाता, वो हॉस्टिलिटी में थोड़ा सा ऐड करता है। आज का राजदूत यहीं समाप्त होता है। ये शो आपके लिए रिकॉर्ड किया था हमारे साथी इरशाद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबर गांव।